जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE की पोस्ट पर फॉर्म को फिल करना है या फिर कैसे आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और क्या उसका कोई दुष्परिणाम होगा, यानी कि अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर देते तो क्या आपका सेम डे में एग्ज़ाम होगा या फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, ये सब आपके मन में सवाल आते हैं। तो पहले तो आपको इसके बारे में ऑफिशियल आंसर दिया जाएगा जो कि नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, और फिर इस वीडियो के अंदर आपको मेनली बताया जाएगा कि कैसे आपको JEE की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, सुनना है और समझना है, और उसके बाद भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी DDA की जो MTS की पोस्ट निकली हुई है उसके ऊपर मेनली कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो बना दी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये वीडियो स्पेशली इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है और फिर कैसे आपको मेनली JEE की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी, फिर किस ग्रुप के अंदर किन किन पोस्ट को रखा है और वो पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप A की वैकेंसी, ग्रुप B की वैकेंसी और फिर आती है आपकी ग्रुप C की वैकेंसी, जिसमें आपकी पटवारी, माली, ASO और MTS की पोस्ट है। जो आपकी ग्रुप B की वैकेंसी है इसमें आपकी जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE सिविल की वैकेंसी को रखा गया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर ली। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन PDF को ओपन कर लेना। ये ओपन करने के बाद में मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो आपको इन्होंने बोला है कि इफ़ ए कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट ही सी नीड्स टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ऑल सच पोस्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको अलग अलग से अप्लाई करना होगा, अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करने होंगे, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद में अगला है कि इन केस ऑफ एनी क्लैश इन द टेस्ट डेट टाइम फॉर एनी 2 और मोर पोस्ट कैंडिडेट्स देमसेल्व नीड टू डिसाइड द टेस्ट दे वुड लाइक टू टेक एंड DDA विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन इट टेस्ट डेट टाइम एग्जामिनेशन सेंटर लेटर ऑन। बेसिकली इन्होंने ये कह दिया कि आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आप कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, जब आपके एग्ज़ाम होंगे, अगर ऐसा हुआ, जो कि ये बता नहीं रहे कि ये ऐसा करेंगे, इन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा हुआ कि एक ही दिन में 2 पोस्ट के एग्ज़ाम हो गए या 3 पोस्ट के एग्ज़ाम हो गए तो आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम देना है। DDA आपका ना तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करेगा और ना ही आपकी डेट चेंज करेगा अगर इन्होंने एक बार एग्ज़ाम डेट की जो लिस्ट है या फिर जो PDF है या फिर जो नोटिस है वो जारी कर दिया। यानी कि ये आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम देना है। तो इसका मतलब ये हो सकता है जो उन्होंने ये बात बोली है कि एक दिन पर 2 पोस्ट का भी एग्ज़ाम हो सकता है। वो आपकी किस्मत है कि आपकी वाली पोस्ट का, जिस पर आपने 2 पोस्ट पर अप्लाई किया या 3 पोस्ट पर अप्लाई किया है, उसका हो रहा है या फिर किसी अन्य पोस्ट का हो रहा है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है। आपको बोला है कि इफ़ ए कैंडिडेट ऑप्ट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन दैट केस सेपरेट एप्लीकेशन फीस शैल बी। यानी कि आपको अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो अलग अलग से फीस भी पे करनी होगी, और इसीलिए इन्होंने ये फॉर्मेट रखा है ताकि आप एक फीस में ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई ना कर सके। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सेम डे में एग्ज़ाम हुआ 2 पोस्ट का या 3 पोस्ट का, तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सी पोस्ट का एग्ज़ाम देना है। आप उसको ना तो चेंज करा सकते हैं और ना ही आप उसमें कोई बदलाव टाइमिंग में या सेंटर में करा सकते हैं। आई थिंक ये जो चीज़ है आपकी मोर देन वन पोस्ट अप्लाई, ये आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको JEE की पोस्ट पर अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने की वीडियो बना दी है, जो कि आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से फॉर्म अप्लाई वीडियो लिंक फॉर MTS पोस्ट, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके YouTube वीडियो को वॉच करके MTS की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं JEE की पोस्ट के बारे में। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे।
अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको होने दीजिए। फिर आप यहाँ पर इसमें पोस्ट नेम के अंदर आएंगे और जो आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 2 आपके डिसिप्लिन इसमें रखे गए हैं। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर आपका जो फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो एंटर करेंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। आपका मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर जो आप देना चाहते हैं, जो आपका सेकंड नंबर हो, वो आप दे सकते हैं। चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। ये कैप्चा आप डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है आप यहाँ पर रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इन सभी को चेक करेंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से श्योर होकर के सभी जानकारी को चेक करते हुए इनबॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ का आंसर कर दूं, अगर आपका एक सवाल है कि क्या हम एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी से 2 फॉर्म या 3 फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ आप भर सकते हैं, क्योंकि सभी जब आप पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पोस्ट अलग अलग होती है, तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैंने भी यहाँ पर जो पहले MTS की पोस्ट पर फॉर्म भरा था वो भी सेम मोबाइल और नंबर और ईमेल से भरा था, और अभी दोबारा जो मैं JEE की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो मैं सेम नंबर और ईमेल से कर रहा हूँ। कोई भी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग से जनरेट हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ये ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है कि आप इन ब्राउज़र के अंदर फॉर्म को अच्छे तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपकी कुछ और जानकारी भरेंगे, जैसे कि जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन कैटेगरी का ऑप्शन है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे कि आप जनरल है, जनरल मीन्स UR यानी कि अनरिजर्व्ड, या फिर OBC, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS, या फिर SC, या फिर ST। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप EWS है तो भी आपको ये यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि जो आपका EWS सर्टिफिकेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अगर आप OBC है तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, यानी कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है जो कि आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और किस डेट में आपने उसको इशू कराया है। ये चीज़ें आपको दोनों आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। और आपका अगर सवाल है कि ये कहाँ का होना चाहिए, तो गाइज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, क्योंकि DDA को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखा है, भले ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में हो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है आपकी दिल्ली, तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल का बना होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक सवाल पूछेगी कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, किसी केस में आप अरेस्ट किए गए हो, दोषी ठहराए गए हो, या कोई केस आपके ऊपर चल रहा हो। अगर कुछ ऐसा है तो यस कर देना, नहीं तो आप इस वाले सवाल में नो करना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपका फादर नेम, तो जो आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है इनमें से, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जुडिशियली सेपरेटेड, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर इसमें दिल्ली NCR का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और डिस्क्लेमर में बोला है कि दी एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली NCR ओनली, यानी कि चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से फॉर्म को भर रहे हैं, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR के अंदर ही रहेगा, कहीं और पर नहीं होगा। तो अब आपकी चॉइस है, आपको फॉर्म को अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब आप नीचे देखेंगे एक सवाल है कि क्या आप विकलांग है, या बेसिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यस कर देना है, अगर आप ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। उसके बाद में पूछे डू यू हैव एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट या फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि क्या आपकी 3 साल की लगातार सेवा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगी, तो आप सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देंगे। फिर कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपकी जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है बेसिकली वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद एक सवाल है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस मींस प्रेजेंट एड्रेस एक है। अगर एक है तो यस कर देना, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन, जिसमें आप सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में किस डेट में आपने इसको पास किया था वो जो डेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, तो आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं हो की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, पूरा नाम आप डाल दीजिएगा। फिर क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देने हैं। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो लिख करके दिखा रहा हूँ। आपको चाहे आपके 5 थे चाहे फिर 6, उन सभी के नाम देने हैं। आपको बेस्ट ऑफ 5 या फिर बेस्ट ऑफ 4 के नाम नहीं देने हैं, सभी के देने होंगे। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA। अगर CGPA तो आप यहाँ पर कितनी CGPA प्राप्त किए थे वो डालेंगे और कितनी CGPA टोटल थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और कितने नंबर आपको आए थे 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पर भरेंगे और कितने में से आए तो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे और परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर अगर 12वीं की हो तो 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में भरेंगे। आपने किस बोर्ड के द्वारा 12वीं किया उसका नाम आप देंगे, कब आपने इसको पास कर लिया था वो साल आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, कहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है, पूरा नाम आप यहाँ पर इसमें इस तरह से फिल कर दीजिएगा जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे 12वीं के अंदर उन सब्जेक्ट के नाम भी आपको यहाँ पर एक एक करके ऐसे ही फिल करने हैं जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर 10th के फिल करके दिखाए हैं। आप सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम लिखना। उसके बाद नंबर किसके अंदर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आपको यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स फिल करने और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है सेंसर क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट। वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अब क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मेनली JEE की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो मेरे सामने यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन के विकल्प आएंगे जिन क्वालिफिकेशन से मैं JEE की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं। तो 2 ऑप्शन है, डिप्लोमा और बीटेक, तो दोनों ऑप्शन से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक बार क्वालिफिकेशन की जानकारी जूनियर इंजीनियर की दिखा देता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें एज लिमिट 18 से 27 है और साथ ही अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इन सिविल आपसे मांगा है या फिर उसके बराबर की योग्यता। साथ ही नोट करके बोला है कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि अगर आपने बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग और आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट पर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये विकल्प है। और अगर आप JEE इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल और बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट भी, डिग्री वाले कैंडिडेट भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का या फिर डिग्री का अपना एंटर कर देना। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर स्पेशलाइजेशन में आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या CGPA। अगर परसेंटेज तो बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे। ये नंबर मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, डेमो के लिए भर रहा हूँ। आपको आपकी रियल सभी ईयर के नंबर यहाँ पर डालने जो आपको प्राप्त हुए थे और फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में वो नंबर डालने जिसमें से आपको आए थे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप सेम वे में CGPA सेलेक्ट करके जो CGPA आपको आई थी वो डालेंगे और कितने में से आपको CGPA आई थी वो डालेंगे। तो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आती है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस और आप देना चाहते हैं, वैसे तो इस पोस्ट पर कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं भी भरेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट अगर आपके पास किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है और वो भरना चाहता है तो वो कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आपको नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जिस कंपनी में रह करके आपने काम किया है। वो कंपनी किस तरह की थी, PSB गवर्नमेंट, PSU, CPSE या फिर प्राइवेट या कोई अन्य, वो आप सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट हेल्ड
हेल्ड, किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, किस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पे स्केल आपको कितना मिलता था पर ईयर वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको एक्सपीरियंस के बारे में जो आपने वहाँ पर किया है थोड़ा शॉर्ट लिख देना कि किस तरह का काम आप करते थे। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। पहले आप देखेंगे अपलोड योर फोटोग्राफ, फोटो यहाँ पर आपको इसमें बेसिकली लाइव वाला कैप्चर करना है, कोई आपको अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से इसमें अपलोड नहीं करना है। आपको बोला है स्टैंड सिट अगेंस्ट ए वाइट बैकग्राउंड, आपको जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। दी इमेज मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट और एडिशनल पीपल, यानी कि कोई अन्य ऑब्जेक्ट या कोई एडिशनल अतिरिक्त व्यक्ति आपके पीछे नहीं होना चाहिए जब आप फोटो को क्लिक करें। इसके अलावा फुल फेस होना चाहिए, ईयर्स, नेक एंड शोल्डर ये सब आपको इसमें दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फोटो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल का या फिर आपके पीसी का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आप सिंपली क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से क्लिक हो जाएगा। अगर वो सही से क्लिक ना हो तो आप दोबारा से इसको क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो को क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगा। अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद में आप व्यू कैप्चर्ड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेना। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर का साइज 80 से 150 KB के बीच में, और आप इसको ब्लैक इंक पेन के द्वारा करेंगे। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इसके बाद में आपका जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगा, एंड देन आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लेंगे। फिर आएगा आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट। ये जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है या फिर जो मार्कशीट है वो आप अपलोड कर देंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो आप यहाँ पर सेम इमेज अपलोड कर देना। मेरा जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो एक ही है, तो मैं यहाँ पर वही फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होगी, साइज़ 100 KB से 1 MB के बीच में रहना चाहिए। इसके बाद आप सेम वे में 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे। कोई एक चीज़ अगर आप अपलोड करेंगे तो इशू नहीं है, अगर दोनों भी अपलोड करेंगे एक ही इमेज में बना करके तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें और का ऑप्शन दिया है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर इसमें इसको अपलोड करने के बाद में देखेंगे अपलोड योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मार्कशीट यहाँ पर नहीं बोला है, सर्टिफिकेट बोला है, और आपको यहाँ पर इसमें 1 MB तक का साइज़ दिया और फॉर्मेट PDF का भी रखा है। तो अगर आप आपकी मार्कशीट भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, बट उसको आपको एक PDF के अंदर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, और उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना, और जो आपकी मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो दोनों तीनों इमेज इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, और फिर इसको ओपन करना। ये फाइल आपकी इस तरह से आएगी। आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर PDF का साइज 1 MB से ज़्यादा हो जाए तो आपको उसको कंप्रेस कर लेना है। कंप्रेस करने के लिए भी आपको गूगल में सर्च करना होगा कंप्रेस PDF, और उसके बाद में इस वाली वेबसाइट को ही ओपन करना, सिलेक्ट PDF फाइल के ऊपर क्लिक करना, और जो PDF फाइल का साइज आपको कम करना है 1 MB के अंदर वो फाइल सेलेक्ट कर लेना। वो फाइल आपकी फिर PDF के अंदर बन जाएगी और साइज़ भी कम रह जाएगा। उसके बाद आप इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर सिंपल सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या इसमें आपके पास विकल्प है अपलोड करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला इन्होंने सर्टिफिकेट ना कि मार्कशीट, बट उसके लिए मैंने आपको अलग से बता दिया कि अगर आपको करना है आपका मार्कशीट भी, आप कोई इशू नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क फेस नहीं करना चाहते, तो आप वो कर सकते हैं। फिर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे सेम वे में। इसका साइज़ भी 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा है। फिर आप यहाँ पर इसमें ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट मोड, और ये जो ऑप्शन है इन सभी के ऊपर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद में आप ये कैप्चा कोड डालेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरी है उन सभी को एक बार व्यू कर लेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है, बहुत ही अच्छे से चेक करने के बाद में, तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग या फिर UPI। अगर आप UPI से करेंगे तो आप UPI को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर QR कोड। तो आप QR कोड अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने QR कोड आएगा, आप इसको
स्कैन करके आपका जो फीस पेमेंट है वो कर दीजिएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जैसे आपकी फ़ीस सक्सेसफुल हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी फ़ीस कट हो जाए और अपडेट ना हो तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो फीस रिफंड होगी या फिर आपकी अपडेट हो जाएगी। तो गाइज़ मैंने आपको स्पेशली बता दिया कि कैसे आपको जेईई की पोस्ट पर अप्लाई करना है और कैसे आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।